चैप्टर 3 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का कैसे हम लोग समझेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स। Electromotive force is not a force. The name is misleading in the sense that it is a force, but it is not a force. तो है क्या ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? फोर्स नहीं है तो क्या है ये? तो इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन से फोर्स के द्वारा? तो बाय दी बैटरी फोर्स। यानी सेल के भीतर एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स चार्ज पे वर्क डन करेगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही उस सेल का ईएमएफ कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए कि ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट इज व्हाट? इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लोग बैटरी फोर्स बोलते हैं या सेल फोर्स कहते हैं। तो बैटरी फोर्स होता क्या है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के जगह हमने बैटरी फोर्स यूज किया इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होता है मिनिमम और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और सपोज करो कि हमारे पास एक सेल है और जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो D है। जैसे ही इलेक्ट्रोड हम इलेक्ट्रोलाइट में इंसर्ट करते हैं एक रिएक्शन होता है। सपोज H2SO4 है तो वो 2 आयंस में टूटेगा, H+ और SO4- आयंस में टूटेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ला कौन रहा है? क्या हम लोग यहाँ ला रहे हैं? और यहाँ नेगेटिव चार्ज कौन ला रहा है? यहाँ नेगेटिव चार्ज को कौन ला कर रख रहा है? तो एक फोर्स जनरेट हुआ है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन between the electrolyte and electrode between the electrolyte and electrode एक केमिकल रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन से एक फोर्स जनरेट होता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज बैटरी फोर्स। तो बैटरी फोर्स करता क्या है? किसी एक चार्ज को एक इलेक्ट्रोड पे लाएगा और दूसरे चार्ज को दूसरे इलेक्ट्रोड पे लाएगा। इस समय जैसे जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इस इलेक्ट्रोड पे लाया जा रहा है, बैटरी के इस इलेक्ट्रोड पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन से फोर्स जनरेट हुआ दैट इज बैटरी फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर लग रहा है? तो इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और बैटरी फोर्स नेगेटिव चार्ज पे किधर लग रहा है? तो बैटरी फोर्स नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ लग रहा है? तो अगर नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे आ रहा है, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन से जो बैटरी फोर्स जनरेट हुआ है वो इस नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ लग रहा है। तो बैटरी फोर्स क्या कर रहा है? इन दोनों चार्ज को कितने सेपरेशन तक सेपरेट कर दे रहा है? तो D सेपरेशन तक इन दोनों को सेपरेट करके छोड़ दे रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा? तो इट डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ आने लगेगा, बैटरी फोर्स क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ला रहा है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक और फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे बैटरी फोर्स किधर लग रहा है? तो इस तरफ लग रहा है। अगर हम ये एज्यूम किए हैं कि बैटरी फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इस साइड लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? तो इस तरफ लगेगा। सिमिलरली जैसे जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण बढ़ता जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स किधर लगाएगा? तो इस तरफ लगाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैटरी फोर्स के हमेशा अपोजिट लग रहा है। तो पहले कौन इंड्यूस हुआ था? तो पहले बैटरी फोर्स इंड्यूस हुआ था। बैटरी फोर्स किसके कारण इंड्यूस हुआ? तो मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, आप लोग हमेशा इस बात को जानें कि बैटरी फोर्स कोई कहता है कि कब जनरेट होता है? तो बैटरी फोर्स तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों एक किसी सेल में एक किसी
वेसल में रखा जाए, इलेक्ट्रोलाइट रख दिया और जैसे ही हमने उसमें एक इलेक्ट्रोड डाला तो इन दोनों के बीच जो केमिकल चेंज हुआ, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आयंस फॉर्म में रिजॉल्व हुआ, टूट गया, डिकम्पोजिशन कह सकते हो आप इसको, ये टूट गया, तो कोई पॉजिटिव चार्ज किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया और नेगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया। तो ये जो मूवमेंट कराया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, तो जो भी रिएक्शन के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कितने डिस्टेंस तक सेपरेट कर रहा है, तो d डिस्टेंस तक सेपरेट कर रहा है। इट मीन्स वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, उसी फोर्स को बैटरी फोर्स कहते हैं। तो बैटरी फोर्स किसके कारण जनरेट होता है, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लिया हमने कि बैटरी फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे किधर लगा, तो इस तरफ लगा, नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ लगा, तो राइट साइड की तरफ लगा। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता गया। तो बैटरी फोर्स हमने फिर से इस फिगर में देखा कि पॉजिटिव चार्ज पे इस साइड माना है और नेगेटिव चार्ज पे बैटरी फोर्स हमने इस साइड माना है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर लगेगा, तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आता जाएगा, तब तक आता जाएगा जब तक बैटरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा होगा। whenever the battery force is greater than the electrostatic force, जब कभी भी बैटरी फोर्स जब तक बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तब तक पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे जमा होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे जमा होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, तो बैटरी फोर्स के बराबर हो जाएगा। देन नो फर्दर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, नो फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल टेक्स प्लेस ओवर द प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन Fe becomes equals to Fb, then no further accumulation of positive and negative charge will takes place over the electrodes। इलेक्ट्रोड्स में फिर फर्दर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, यानी बंद हो जाएगा। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड्स पे आ चुका है उतना ही रहेगा, और जितना इस नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे आ गया है उतना ही रहेगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ देर के बाद, नॉट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ देर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाता है, तो बैटरी फोर्स के बराबर हो जाता है। तो नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 में EMF क्या था, तो वर्क डन बाई चार्ज था, और वर्क डन क्या था, तो बैटरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई चार्ज। तो बैटरी फोर्स अब किसके बराबर हो गया कुछ देर बाद, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया बाई क्यू। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग जानते हो क्यू कैंसिल हो गया। देन EMF नाउ इक्वल्स टू ED, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पॉजिटिव प्लेट और किसी नेगेटिव प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E मानते हैं और सेपरेशन D मानते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। और ये कौन से रिलेशन से हम लोग लाए थे, तो DV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR वाले रिलेशन से हम लोग ने इसे पहले प्रूफ करके रखा है। तो V इक्वल्स टू कितना होता है, ED। तो हमारे पास ED है, तो नाउ EMF कैन बी रिटन एज potential difference between the electrodes, we called the potential difference between the electrodes, आप कह सकते हो। तो what about the EMF of the cell, तो EMF of the cell can be defined as, EMF को आप कह सकते हो it is equal to the potential difference between the electrodes। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन हो गया कि what is EMF, तो it is equal to the potential difference between the
इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो आप लोग ईएमएफ अच्छे से समझ गए। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे? तो सेल जो भी सेल तैयार हुआ हमारे पास, तो उस सेल में क्या क्या मौजूद है? तो उस सेल में मौजूद है इलेक्ट्रोड। हाउ मेनी इलेक्ट्रोड? तो 2 इलेक्ट्रोड मिनिमम होगा एक सेल में। और क्या होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये मिनिमम कंस्ट्रक्शन में ये दोनों तो होना जरूरी है। हम लोग जैसे समझते हैं कि 100% इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% प्योर नहीं हो सकता है, और जो इलेक्ट्रोड है वो भी 100% प्योर नहीं हो सकता है। तो देयर इज सम इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इनसाइड द सेल and it offers the resistance through which the current opposes, जिसके कारण करंट क्या होगा? रुकेगा। सेल से चार्ज को फ्लो होने में रुकावट पैदा होगा, और वो प्रॉपर्टी सेल का क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस, अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, तो चूंकि सेल के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, और इसके इम्प्यूरिटी के कारण जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो चार्ज को फ्लो करने में रोकता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल थ्रू विच it always opposes the flow of charge or flow of electrons, whatever you can say, or flow of electrons. तो ये इस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आपसे कोई कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है, तो आप कहोगे कि कुछ इम्प्यूरिटी मौजूद होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% प्योर तो हो नहीं सकता। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रोड में भी कुछ इम्प्यूरिटी हो, 1% इम्प्यूरिटी हो, और सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट में भी कुछ इम्प्यूरिटी हो। तो ये जो भी इम्प्यूरिटी है चार्ज के फ्लो में रुकावट पैदा करेगा, एंड दैट रेजिस्टेंस, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे, और इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो अब हम लोग सेल का जो सिंबल है वो कैसे लेते हैं? तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुआ और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग इसके साइड में, ज़्यादा दूर नहीं बट यहीं पे हम लोग ऐसे ये दिखाते हैं। अब ये पूरा सेल हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल, इसे हम लोग सेल कहते हैं। तो यहाँ अगर ए टर्मिनल मानते हैं, यहाँ अगर बी टर्मिनल मानते हैं, तो ए से बी क्या हो गया? ए टू बी, ये कहलाया टर्मिनल ऑफ द सेल, टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल का टर्मिनल कहाँ से कहाँ है? तो ए से बी है। अगर कहा जाए यहाँ पे एक पी पॉइंट हम अगर मान लेते हैं सपोज, तो ए टू पी है क्या? ये हुआ टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स का टर्मिनल हुआ। और पी टू बी क्या है? तो ये हुआ टर्मिनल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कहलाएगा टर्मिनल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट, टर्मिनल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब आप देखो ध्यान से, सेल कहां से कहां तक है? तो ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर घेर रखा है, ये पूरा हो गया सेल। इलेक्ट्रोड कहां से कहां है? तो ए से पी तक इलेक्ट्रोड है। इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से कहां तक है? तो पी से बी तक इंटरनल रेजिस्टेंस है। और पूरे सेल की बात किया जाए तो पूरे सेल का टर्मिनल कौन है? तो ए बी है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल? तो वी ए माइनस वी बी। अगर हम लोग कहेंगे कि वी ए माइनस वी बी, तो हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाट? सेल। अगर हम कहेंगे वी पी माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आर, आई मीन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? वीपी माइनस वीबी। तो वीपी माइनस वीबी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और वीए माइनस वीबी क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ए से बी तक का टोटल ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ए से पी तक क्या होगा? अगर हम कहते हैं वी ए माइनस वी पी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स कहलाएगा, राइट? तो इस तरह से हम लोग समझेंगे।
पोटेंशियल डिफरेंस एक बार फिर से देख रहे हैं, ए से पी तक किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोड का, और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो ईएमएफ कहते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक है, तो पी से बी तक है। ठीक है, अब हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सपोज करो, कैसे समझेंगे कि सेल चार्ज हो रहा है और कैसे समझेंगे सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ते हैं। चार्जिंग ऑफ अ सेल, सेल को कैसे चार्ज करेंगे, तो सेल को चार्ज करने के लिए एक सोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एजेंसी हमने लिया, और यहाँ से करंट आउट हुआ, और ये हमारे पास एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। सेल का टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक है, ए टू बी, ये पूरा हमारा सेल है, पूरा हमारे पास सेल है। और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या मानते हैं, तो ई मानते हैं, और ये आर है, राइट। तो सेल जब चार्ज होगा तो कैसे समझेंगे चार्ज होगा, तो करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल में इन करेगा, करंट जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में इन करेगा तो ये चार्जिंग माना जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से अगर बाहर निकलता है तो डिस्चार्जिंग होगा। तो डिस्चार्जिंग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सेल को चार्ज करना सीख रहे हैं। तो कैसे सेल चार्ज होगा, तो सोर्स मान लो कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एजेंसी है जिससे करंट आ रहा है और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में इन कर रहा है, तो ये करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होकर गुजरेगा, और ये करंट फिर इस साइड भी आएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं C, या कोई पॉइंट हम मान लेते हैं P, तो VA माइनस VP, VA माइनस VP क्या हो जाएगा, तो EMF हो जाएगा। क्यों VA माइनस VP EMF हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि A और P किसका टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रोड का टर्मिनल है। तो VA माइनस VP किसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अभी जानते हैं किसके बराबर होता है, तो EMF के बराबर होता है। तो VA माइनस VP प्लस E होगा या माइनस E होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो A क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल आप लोग देख लो, ये A पॉजिटिव टर्मिनल है, और P कौन से टर्मिनल पे है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घटेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या नेगेटिव, तो पॉजिटिव, इसलिए हमने प्लस E लिया। अब VP माइनस VB, नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे VP माइनस VB, तो ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो P से B हम लोग चल रहे हैं, और करंट भी किधर आ रहा है, P से B ही आ रहा है, यानी ओम्स लॉ अगर हम लोग यूज करते हैं तो P से B तक टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो IR हो जाएगा, IR। ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे वी गेट VP कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद वी आर हैविंग, क्या आएगा हमारे पास, तो VA माइनस VB बचेगा, और इधर बचेगा E प्लस IR। अब आपको पता है VA माइनस VB यानी A और B किसका टर्मिनल है, तो पूरे सेल का टर्मिनल है। तो VA माइनस VB को आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल में VA जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, और VB जो है वो, यहाँ देखिए VB क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, और VA क्या है, तो हायर पोटेंशियल पे है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल घटेगा, तो दिस इज द नेट पोटेंशियल ऑफ द सेल। पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो वोल्टेज में से वोल्टेज घटेगा तो क्या आएगा, वोल्टेज ही आएगा ना। तो प्लस वोल्टेज आएगा या माइनस वोल्टेज आएगा, तो प्लस वोल्टेज आएगा। तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक पोटेंशियल के बराबर ही होगा, ठीक है। पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल ही ना आएगा। तो मान लिया पोटेंशियल कितना आया, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो 10 में से 5 गया 5 वोल्ट, तो वोल्ट में ही आया। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, E प्लस IR। What is this? This V is called potential of the cell. Potential of the cell. तो अब आप लोग देखो कि पोटेंशियल सेल का EMF से ज्यादा है या कम, तो सेल का पोटेंशियल EMF से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, तो IR टाइम्स ज्यादा हो गया, IR से बढ़ गया। कैसे समझेंगे IR से बढ़ गया, तो अगर मान लो ये सेल चार्ज नहीं होता, जैसे हम लोग
ईएमएफ पढ़े थे जिस समय सेल ना तो चार्ज हो रहा था ना डिस्चार्ज हो रहा था। इस सेल का कहीं कनेक्शन नहीं था किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से या किसी एक्सटर्नल सोर्स से सेल को हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो हमारे पास V किसके बराबर आया था? तो EMF के बराबर आया था। यानी पोटेंशियल ऑफ द सेल किसके बराबर होता था? तो EMF के बराबर होता था। लेकिन जैसे ही सेल को हमने चार्ज किया तो चार्ज करने के बाद जो वोल्टेज है वो EMF से थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो IR टाइम्स ज़्यादा है। तो वेयर I R called एड वोल्ट और गेन वोल्ट कह सकते हैं, गेन वोल्ट। तो जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो सेल का पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है या कम? तो सेल का पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ द सेल बिकम्स इक्वल्स टू E प्लस IR एंड वेयर IR कॉल्ड गेन वोल्ट। IR को हम लोग गेन वोल्ट कहते हैं। तो ये था सेल को चार्ज करने का तरीका, तो चार्जिंग ऑफ द सेल। अब हम लोग सेल को डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। सेल को कैसे डिस्चार्ज किया जाए? तो हम लोग सेल को डिस्चार्ज करना सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट इन करता है तो सेल चार्ज होता है और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल जाएगा तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सिंबल हुआ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल का। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है तो ये बाहर आकर जाएगा कहाँ? तो कहीं तो जाएगा। मान लो सपोज एक हमने बल्ब लिया तो बल्ब क्या करेगा? सेल को डिस्चार्ज करेगा। सेल को ये डिस्चार्ज कर दिया। अब ये हमारा A टर्मिनल है और ये हमारा B टर्मिनल है और इस टर्मिनल को हम P माना करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरे सर्किट में करंट जो है किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यानी B टर्मिनल से ये R की तरफ आया, R से फिर नेगेटिव टर्मिनल में इंटर किया, नेगेटिव टर्मिनल से फिर पॉजिटिव टर्मिनल होते हुए ये बाहर निकल रहा है और ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? तो डिस्चार्ज हो रहा है। सेल कहां से कहां तक है? तो हमारे पास सेल A से B तक ये पूरा सेल हुआ। सिमिलरली हम लोग करंट के रास्ते को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा? B मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? तो P मिलेगा। तो B और P पॉइंट मिलेगा सबसे पहले। अगर हम करंट के रास्ते को नहीं फॉलो करते हैं तो हम लोग उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है कि आप करंट के डायरेक्शन को ही फॉलो करो। तो करंट के डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं तो B से P चलेंगे पहले। तो VB माइनस VP क्या कहा जाएगा? तो VB माइनस VP हो जाएगा IR, क्योंकि B से P अगर हम आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? तो रेजिस्टेंस का। तो ये हो जाएगा I इंटू R। अब हम लोग P से A की तरफ आते हैं तो VP माइनस VA। VP माइनस VA क्या हो जाएगा? तो लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आओगे तो यानी ये लोअर है और ये हायर है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। और नेगेटिव कितना? तो नेगेटिव E होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो EMF के बराबर होगा। अब हमारे पास होता है कि प्लस EMF होगा या माइनस, तो हम P से A को घटा रहे हैं, P से A को घटा रहे हैं तो ये माइनस EMF होगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो VP क्या हो जाएगा? तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? तो VB माइनस VA बचेगा और ये क्या हो जाएगा? तो माइनस E प्लस IR हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें लाना है VA माइनस VB। हमें क्या लाना है? VA माइनस VB। तो इसको आप साइन को उलट दो तो VA माइनस VB अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये हो गया E माइनस IR। अब अगर करंट के अपोजिट भी अगर आप चलना चाहते तो इस तरह से भी चल सकते थे। VA माइनस VP अगर आप कहना चाहते हो, VA माइनस VP, तो क्या लिखोगे? तो प्लस E लिखोगे आप, क्योंकि आप पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ आ रहे हो। VA माइनस VP। अब आप VP माइनस VB करोगे, VP माइनस VB करोगे तो आप चल रहे हो P से B की तरफ, लेकिन करंट आ रहा है B से P की तरफ। तो करंट उल्टे डायरेक्शन में है तो इसका वोल्टेज हो जाएगा माइनस IR। अब इन दोनों को फिर से हम ऐड करेंगे तो VP कट जाएगा एंड वी गेट VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। तो कोई भी मेथड हम यूज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल जिसे हम V कहते हैं, ये कितना आया? E माइनस IR। और यहाँ भी VA माइनस VB कितना आता है? तो मान लिए V और ये भी कितना है? तो E माइनस IR। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो सेल का जो पोटेंशियल है वो EMF से ज्यादा होता है या कम? तो सेल का पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं कि EMF से कम हो रहा है।
ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। चाहे हम ए से बी की तरफ बढ़े तो वी ए माइनस वी पी लिखेंगे, और फिर वी पी माइनस वी बी लिखेंगे, और वी ए माइनस वी पी करेंगे तो हायर से लोअर घटेगा तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस ई, ठीक है। और वी पी माइनस वी बी करेंगे तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आई आर होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि हम पी से बी जा रहे हैं और करंट बी से पी की तरफ आ रहा है, तो ये माइनस आई आर हो गया। अब इन दोनों को ऐड किए, वीपी ऐड हुआ तो ये हो गया ई माइनस आई आर, जिसमें आई आर कहलाएगा लॉस्ट वोल्ट, वेयर आई आर कॉल्ड लॉस्ट वोल्ट, आई आर कॉल्ड दी लॉस्ट वोल्ट। ये घट गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब चार्जिंग होता है तो पहला चार्जिंग में हमने देखा, चार्जिंग में सेल का पोटेंशियल जो होता है ईएमएफ से ज्यादा होता है, कितना? तो आई आर। दूसरा हमने डिस्चार्जिंग देखा, डिस्चार्जिंग में सेल का पोटेंशियल जो है वो होता है ई माइनस आई आर, इसमें आई आर कहलाता है गेन वोल्ट और इसमें आई आर कहलाता है लॉस्ट वोल्ट। ये हम लोग समझ गए। अब तीसरा केस हम लेते हैं, नो चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग। नो चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग, नो चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग कहने का मतलब कि हमने मार्केट से सेल लाया और सेल को ना तो हम चार्ज में लगाए ना ही डिस्चार्ज किए, तो इस कंडीशन में करंट क्या हुआ? तो जीरो हुआ। ना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला ना पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट गया, तो करंट का वैल्यू हम जीरो मान लेंगे। तो करंट के वैल्यू को आप जीरो करो, चाहे यहां जीरो करो चाहे यहां जीरो करो, V इक्वल्स टू क्या आएगा? E। तो जब हम सेल पढ़े थे तो उस समय EMF किसके बराबर आता था? तो वोल्टेज के बराबर आता था ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब सेल डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा हो, चार्ज भी नहीं हो रहा हो, तो टोटल वोल्टेज सेल का उसके EMF के बराबर होता है। और EMF क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो आप समझ रहे हो, चार्ज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? तो IR ही बढ़ेगा, और डिस्चार्ज करेंगे तो वोल्टेज घट जाएगा, कितना घटेगा? तो IR ही घटेगा। यानी एक बैटरी को आप जितना परसेंट चार्ज कर सकते हो उतना ही परसेंट उसे आप डिस्चार्ज भी कर सकते हो। आप मोबाइल बैटरी वगैरह देखे होंगे, उसमें तो साफ दिखता है, इंडिकेट करता है कि अगर किसी मोबाइल बैटरी को हम 100% डिस्चार्ज कर सकते हैं तो 100% चार्ज भी किया जा सकता है। तो ये था EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। थैंक यू।